What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बात की जा रही है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ गई थी काफी ज्यादा है। तो उसके चलते बोला जा रहा है कि कौन सी रिवर है जो फ्लो होती है काजीरंगा नेशनल पार्क में से होती हुई। तो ये 5 ऑप्शन है आप लोगों के सामने, ये आप लोगों को बताना है कौन सी रिवर है इनमें से। पहले बोला जा रहा है ब्रह्मपुत्रा, दूसरे बोला जा रहा है यहाँ पर दिप्लू, तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर यह ढालेरा, चौथा बोला जा रहा है यहाँ पर मोरा दिप्लू, और पांचवा बोला जा रहा है यहाँ पर रंगपो। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला जा रहा है 1 2 3, बी में बोला जा रहा है 1 3 4, सी में बोला जा रहा है 1 2 4, डी में बोला जा रहा है 1 2 3 4 एंड 5। तो सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है ए बी सी या फिर डी। जो सही आंसर है यहां पर ये इसका सी, यानी कि ये 3 रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1 हो गया ब्रह्मपुत्र, 2 हो गया दिप्लू, तीसरा हो गया यहां पर ये हो गया मोरा दिप्लू। ठीक है, आइए एक बार जान लेते हैं कि कहां पर ये देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये मिलेगा आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में यानी कि आसाम के अंदर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, और आसाम को टच करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इसी के साथ में मेघालय, और बाकी वेस्ट बंगाल भी यहां पर टच करता है, जो कंफ्यूजन में आप लोगों को रह देता है। तो इसलिए कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं रहना है। तो इसके अंदर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि 1 हॉर्न राइनोज यानी कि जिनको आप लोग गैंडा बोलते हैं उसके लिए फेमस है। बाकी यहां पर 3 रिवर के नाम बता दिए, एक और रिवर है जो इससे होकर गुजरती है यहां पर, उसका भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चारों रिवर एक बार आप लोग देख लीजिए, 4 रिवर होकर गुजरती है इस नेशनल पार्क से। ब्रह्मपुत्रा, डिप्लू, मोरा डिप्लू और इसी के साथ में है मोरा धनसिरी। ठीक है, तो ये 4 रिवर के नाम याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे जानवरों की जान गई रिसेंटली अभी काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से। तो ये रिवर भी आप लोगों से पूछी जाए तो कहां पर है? ये नॉर्थ ईस्ट में हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है पीएमयूवाई के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों से पूछा गया है, और करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया है रिड्यूस करने के लिए सीरियस हेल्थ हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द कुकिंग बेस्ड ऑन फ्यूल, जो यहां पर जो फॉसिल फ्यूल होते हैं उससे रिलेटेड। दूसरा बोला गया यहां पर रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू जो कुकिंग फ्यूल होता है उसकी वजह से। तीसरा बोला गया प्रिवेंट करने के लिए यंग चिल्ड्रन यानी कि जो जवान बच्चे होते हैं क्योंकि उनकी काफी सारी सांस की बीमारी वगैरह उनको देखने को मिलती है इंडोर पोल्यूशन की वजह से, जो कि यहां पर फॉसिल फ्यूल जलाया जाता है, इनके गोबर उपले वगैरह जलाए जाते हैं, उसको रोकने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 2, बी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, सी में बोला जा रहा है 1 एंड 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी या फिर डी। तो सबसे पहले आंसर समझ लेते हैं। आंसर है इसका यहां पर डी सही, यानी कि सारी स्टेटमेंट सही है। इसके बाद में आप लोगों को पता होना चाहिए पीएमयूवाई का मतलब क्या है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई थी। जो फीमेल है बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो बीपीएल के नीचे की जो महिलाएं हैं उनको फ्री कनेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की गई थी। और ये चूज कैसे किया जाता? ये SECC इसको बोलते हैं हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो इसके बेस पर एक सेंसस कराया गया हमारी कंट्री में, और वहां पर जो भी बीपीएल जो फैमिली निकल कर आई उनके बेस पर यहां पर इसको चूज किया जा रहा है। यहां पर सेंटर की तरफ से ये स्कीम है। इंप्लीमेंट करने वाली जो मिनिस्ट्री है उसका नाम आप लोग याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये यहां पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपावर करने के लिए महिला और प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी हेल्थ। दूसरा बोला गया रिड्यूस करने के लिए सीरियस हेल्थ हजार्ड्स जो भी होते हैं कुकिंग फ्यूल से रिलेटेड, यानी कि आप लोगों को पता है मान लीजिए गोबर उपले वगैरह या फिर जो लकड़ियां जलाई जाती हैं तो फॉरेस्ट को भी नुकसान पहुंचता है, और इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से उनसे ऐसा धुआं निकलता है जो कि एक तरीके से जो महिला है उसके हेल्थ पर इंपैक्ट डालता है, और इसी के
साथ साथ मान लीजिए कोई बच्चा है दूध पीता महिला के साथ में, तो उसकी बॉडी पर भी वो इंपैक्ट डालेगा। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, जिसको रोकने के लिए यहाँ पर ये हमारी कंट्री में PMUY यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई। तो काफी ह्यूज सिलेंडर यहाँ पर इसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इंडोर पोल्यूशन भी इससे कम होता है, यानी कि घरों के अंदर जो पोल्यूशन होता है, चूल्हे में से जो धुआं निकलता है वो भी काफी कम होता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं। आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहा है अटल भीम व्यक्ति कल्याण योजना। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर जो यहां पर एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस है यानी कि ESI यहां पर अप्रूव करता है ये स्कीम जिसमें इंश्योर किया जाता है, इनके इंश्योरेंस किया जाता है, जो पर्सन को कवर किया जाता है यहां पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया यहां पर रिलीफ है पेएबल डायरेक्टली उसके अकाउंट में, जो यहां पर इसकी स्कीम के अंडर आता है। ये अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी है और खासकर जो अभी जॉब सर्च कर रहा है उसके लिए भी ये स्कीम है। तीसरे बोला गया अलग कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लेता है, अपनी इच्छा से रिटायर हो जाता है, वो भी इस स्कीम के अंदर कवर किया जाएगा। सही स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला जा रहा है 1 and 3, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 2, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो कौन सा आंसर सही है, ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर यहां पर सही है इसका सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड पर, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, ये बेसिकली स्टार्ट इसलिए की गई थी ताकि जो पर्सन है डायरेक्टली उसको फायदा पहुंचाया जा सके, उसके बैंक अकाउंट के थ्रू उसको रिलीफ यहां पर प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसी के साथ में यहां पर देखिए अगर कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके आता है तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसके ऊपर कोई केस चल गया, उसने रिटायरमेंट ले लियो, और भी कई सारी सिचुएशन कंडीशन बन सकती है। तो उस पर्सन को यहां पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा इसमें, जो वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर आता है। वैसे अगर आप लोग रिटायर हो रहे हैं तो आप लोग इस स्कीम के अंदर आ जाएंगे, पर लेकिन वॉलेंट्री रिटायरमेंट अगर लेकर आ रहे हैं बीच में छोड़कर, तो इस स्कीम के अंदर आप लोगों को कवर नहीं किया जाएगा। और ये स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के हिसाब से यहां पर इसको कवर किया गया है। ठीक है, तो आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर आप लोगों के सामने 4 स्टेटमेंट दी गई है। 4 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में आप लोगों को यह बताना है कि ये किस इंसान से रिलेटेड है, यानी कि नीचे ऑप्शन में से दिए गए कौन सा इंसान यहां पर ये सारी स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। जो यहां पर एक एक कर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है प्रेसिडेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। नेक्स्ट बोला जा रहा है पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड द सोल्ट सत्याग्रह। तीसरा बोला गया प्रमोट ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि जो दूध के लिए रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। तीसरा बोला गया साइन ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1, ए में बोला जा रहा है इंदिरा गांधी, बी में बोला जा रहा है चरण सिंह, सी में बोला जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री, डी में बोला जा रहा है सी में बोला जा रहा है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, और डी में बोला जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर आप लोगों को बताना है। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़कर आप लोग सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बाकी कोई स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पहली स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं। ये प्रेसिडेंट रहे यहां पर, अगर बात की जाए सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी, जो कि फाउंड की गई थी किसके द्वारा? ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और सोल्ट सत्याग्रह में भी इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन आजादी के बाद में जो चलाया गया कि हमारी कंट्री जो दूध में है अपने ऊपर डिपेंडेंट रहनी चाहिए, किसी बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहनी है, वो भी इनके द्वारा प्रमोट किया गया। और ताशकंद में जहां पर इनकी डेथ हुई, और इसके ऊपर रिसेंटली अभी एक मूवी भी बनाई गई, आप लोगों ने सुना होगा। तो ये बेसिक फंडा यही है कि किस तरीके से यहां पर जो यहां पर ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ, और यहां पर पाकिस्तान को हराने के बाद में, उसके बाद में 1965 की वॉर के बाद में यहां पर ताशकंद गए डिक्लेरेशन के लिए, और वहां पर इनकी जान चली गई। कोई बोलता है हार्ट अटैक की वजह से दिया गया, कोई कुछ बोलता है, वो एक अलग बात है। पर लेकिन यहां पर ये सारी स्टेटमेंट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए। काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि किसी और के ऊपर कोई बात इंप्लीमेंट करने से पहले इनका यह मानना था कि पहले अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट करके देखो। जब फास्ट के बारे में बात की गई इनके बारे में कि हमारी कंट्री को एक दिन भूखा रहना चाहिए पूरे लोगों को, सबको, तो इन्होंने सबसे पहले अपनी फैमिली में उसको इंप्लीमेंट कर देखा। अगर मेरी परिवार वाले भूखे रह सकते हैं एक दिन, तो यहां पर हमारा देश भी भूखा रह सकता है। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी थे यहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, यानी कि जो हमारी कंट्री में सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए कमीशन। ठीक है, कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है? कमीशन जो होता है वो अपॉइंटेड बॉडी होती है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है। काउंसिल जो होती है वो इलेक्टेड बॉडी होती है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां पर कमीशन की बात कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इससे रिलेटेड? पहला बोला जा रहा है कि यहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई है, ये जस्ट
एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाई गई है। दूसरा बोला गया स्यूमोटो एक्शन ले सकती है अगर कोई भी यहां पर प्रॉब्लम निकल कर आती है इंप्लीमेंट करने में सफाई कर्मचारी से रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं। यही इंप्लीमेंट करती है द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन। तो ये जो एक्ट है इसको इंप्लीमेंट करने वाली ऑथोरिटी भी यही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3। तो सही स्टेटमेंट यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आइए आंसर देख लेते हैं। आंसर जो है यहाँ पर इसका सी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। उसमें बोला गया नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में लॉ पास कर बनाई गई है। तो ये कौन सा एक्ट था? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993। इसके बेस पर बोला गया था 3 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। फिर यहां पर आगे चलकर इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया और तब से इसका टाइम पीरियड बढ़ता हुआ आ रहा है। ये शू मोटो एक्शन ले सकती है। मतलब क्या है? अगर इसको न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी कोई न्यूज मिलती है कि हाँ वहां पर गलत काम हो रहा है किसी भी सफाई कर्मचारी के साथ में, तो ये अपने आप एक्शन ले लेती है, किसी को जाकर कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में द प्रोविजन यानी कि रोकना, इंप्लॉयमेंट एज ए मैनुअल स्कैवेंजर यानी कि जो गटर में इंसानों को उतारा जाता है उसको रोकने की बात की जा रही है। उनके रिहेबिलिटेशन की बात की जा रही है, यानी कि उनको कोई और जॉब प्रोवाइड कराओ और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ। तो ये यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। इसके आने के बाद में इसका दायरा जो था वो थोड़ा और बढ़ गया। ओके, तो आंसर क्या हो गया? आंसर सी है, यानी कि 2 and 3 सही यहां पर। फर्स्ट गलत है क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। और हाँ, न्यूज में किस लिए? ये न्यूज में इसलिए क्योंकि कई सारे जो लोग हैं उनकी जान जा रही है जब वो गटर में उनको उतारा जाता है साफ करने के लिए, तो इसलिए ये न्यूज में भी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर कई राज्य के अभी न्यूज में है अलग अलग रीजन की वजह से, तो उसके बारे में स्टेटमेंट आप लोगों से बन सकती है। बोला जा रहा है नोट इसेंशियल क्वालिफिकेशन है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन सी इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ये बताना है। पहले में बोला गया यहां पर कि ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा बोला गया यहां पर ही शुड बी ए डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड, यानी कि उसी राज्य का वो होना चाहिए जिस राज्य में उसको अपॉइंट किया जा रहा है। ही शुड हैव द कंप्लीट एज ऑफ 35 ईयर, यानी कि 35 साल कंप्लीट कर चुका हुआ इंसान। ही शुड नॉट हैव बीन द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का वो मेंबर होना चाहिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है इससे रिलेटेड, ये आप लोगों को बताना है। ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है बी, यानी कि जिस राज्य में मान लीजिए उसको मध्य प्रदेश में अपॉइंट करना है, तो मध्य प्रदेश का जो डोमिसाइल नहीं होना चाहिए, यानी कि मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं होना चाहिए, वरना कई सारे फेवर वहां पर लिए जा सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में, लोकल एरिया में। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग जान लीजिए। हमारी कंट्री में अगर बात करें गवर्नर के बारे में, तो संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बातें बोली गई हैं। सबसे पहली बात तो ये बोली गई कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरी बात गवर्नर की पोस्ट के बारे में ये बोली गई कि 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप लोग गवर्नर अपॉइंट करना चाहते हैं। तो ये बातें तो संविधान में बोली गई हैं। आगे चलते चलते कुछ बातें अपने आप निकल कर आ गई, उनके बारे में बात कर लीजिए। 2 इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। पहली बात तो ये बोली गई कि जिस राज्य में अपॉइंट किया जा रहा है उस राज्य का वो पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उस राज्य का वो पर्सन नहीं होना चाहिए जिस राज्य में अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि लोकल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले न करे। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, अगर किसी को भी आप लोगों को अपॉइंट करना है तो यहां जैसे कि अभी बताया यहां पर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी हाउस में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। और एक स्टेटमेंट और है यहां पर जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, अगर यहां पर अपॉइंट करना है तो कंसल्ट किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के साथ में गवर्नर को अपॉइंट करने से पहले, ताकि देखिए अगर गवर्नर यहां पर अपॉइंट किया जाता है वहां पर राज्य के अंदर काम धंधा जो है वो आसानी से चलता रहे, उसमें कोई रुकावट न आए। तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले टाइम में स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारी कंट्री की पार्लियामेंट का जो सेशन खत्म हुआ है, बजट सेशन, उसमें कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिली, और ये क्वेश्चन पास्ट में 2017 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर कैसे कंट्रोल करती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर वो मिनिस्टर होते हैं जो कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, जिनको कोई ना कोई मिनिस्टर की पोस्ट दे रखी होती है। ठीक है, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, स्टेट ऑफ मिनिस्टर जो यहाँ पर जो स्टेट वाले मिनिस्टर होते हैं जिनको जो इंडिपेंडेंट चार्ज देता है वो वाले मिनिस्टर होते हैं, सहयोगी मिनिस्टर होते हैं। तो ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर में आते हैं। तो पहले में बोला गया एडजर्नमेंट मोशन, दूसरे बोला गया क्वेश्चन आर, तीसरे बोला गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो कौन सा ऐसा यहां पर पोर्शन है जो कि कंट्रोल करने की कोशिश करता है पार्लियामेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 and 3 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 and 3 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1, 2 and 3 ओनली। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि 1 and सही आंसर है यहां पर डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही है।
क्योंकि देखिए अर्जेंट मोशन का यहाँ पर बेसिक मतलब ये है कि जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का कोई इशू है उसको आप लोग यहाँ पर उठाओ, और इसी के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर कोई काम यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है वो कोई ना कोई मिनिस्टर होगा, तो अगर वो कोई काम कर रहा है तो जवाबदेही है उसकी पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट को सारी दुनिया देखती है जब यहाँ पर बात करते हैं। ओपन हाउस रहता है आज के में, वीडियो के थ्रू यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया इसका डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2017 में पूछा गया है और हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जो कि हिस्ट्री में कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। बोला जा रहा है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था, यहां पर सी पोर्ट का मतलब होता है एक तरीके से बंदरगाह, ठीक है ना, काकतीय किंगडम का। जो काकतीय किंगडम हुआ करता था उसमें कौन सा यहां पर ये सी पोर्ट हुआ करता था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। पहले बोला जा रहा है यहां पर केकाइनाडा, ठीक है ना, दूसरा बोला जा रहा है यहां पर मोटुपली, तीसरा बोला जा रहा है मछलीपत्तनम या फिर मोशुलीपत्तनम, चौथा बोला जा रहा है यहां पर नेल्लूरू, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर जो है यहां पर इसका ये है बी, यानी कि मोटुपाली, ठीक है। तो ये मोटुपाली जो था यहां पर ये पर्टिकुलर जो सी पोर्ट था यानी कि बंदरगाह था महत्वपूर्ण, कहां पर, काकतीय किंगडम के अंदर में। ओके, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आंसर यहां पर इसका बी हो गया। बाकी अगर थोड़ा बहुत आप लोग जानना चाहते हैं काकतीय किंगडम के बारे में, तो साउथ इंडिया का जो रूल हुआ करता था बेसिकली आज के दिन में अगर आप बोले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला एरिया, तो ये काकतीय किंगडम हुआ करता था। ओरुल्लू यहाँ पर ओरगुलू यहाँ पर इसकी कैपिटल हुआ करती थी, और दिल्ली सल्तनत के द्वारा इसको कॉन्क्यूर किया गया यहाँ पर, जब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो साउथ इंडिया की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहां पर बात कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में, जिसको आप लोग GCCA भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों को। पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये एक इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि एक तरीके से जो टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि हमारी कंट्री हो गया या फिर आसपास की जो कंट्री हो गया, ठीक है, चाइना भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, तो ताकि यहां पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेवलपमेंट पॉलिसी और बजट तैयार कर सके। तीसरा बोला जा रहा है कोऑर्डिनेट यहां पर रहता है इसका कोऑर्डिनेशन वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI के साथ में और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके साथ में मिलकर काम किया जाता है। सही आंसर बताना है। ए में 1 2 बोला गया है, बी में 3 बोला गया है, सी में 2 and 3 बोला गया है, डी में 1 2 and 3 बोला गया है। तो सही आंसर क्या है आप लोग के हिसाब से यहाँ पर? सही आंसर जो है इसका यह है ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस की अगर हम लोग बात करें, यूरोपियन यूनियन का ये इनिशिएटिव है जो कि 2007 में स्टार्ट किया गया था, ताकि प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सके क्लाइमेट जो चेंज है उससे रिलेटेड, ठीक है। और ये फोकस देकर चलती है डेवलपिंग कंट्री के ऊपर, और खासकर जो लीस्ट डेवलप कंट्री होती है उनको, और इसी के साथ में जो छोटे छोटे आइलैंड है उनकी हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर ये इसमें बजट भी और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि चीजों को हैंडल किया जा सके। आप लोग आज के डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं, पर लेकिन इससे पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के थ्रू यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी की गई, जो कि आप लोगों को 2015 तक यहाँ पर नजर आए। 2015 से लेकर 30 तक अब आ गए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी जो इंस्टीट्यूशन बोला कि यहाँ पर WRI यानी कि वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट और यहाँ पर वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी कोई भी जिक्र यहाँ पर इसके अंदर नहीं किया गया है। बल्कि अगर आप लोग बात करेंगे FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उन सबका जिक्र किया गया, पर इनका कोई जिक्र नहीं है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आंसर क्या है? आंसर ए है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों को बताना है। मेडिटेरेनियन सी के बारे में बात की जा रही है। भूमध्य सागर से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री यहां पर बॉर्डर टच करती है भूमध्य सागर के साथ में। पहले बोला जा रहा है जॉर्डन, दूसरा बोला जा रहा है इराक, तीसरा बोला जा रहा है लेबनान, चौथा बोला जा रहा है सीरिया। तो ए में बोला जा रहा है 1 2 and 3 सही है, बी में बोला जा रहा है 2 and 3 सही है, सी में बोला जा रहा है 3 and 4 सही है, डी में बोला जा रहा है 1 2 and 4 सही है। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी आप लोगों के हिसाब से। तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं मैप के ऊपर, तब आप लोग समझ पाएंगे। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में यहां पर आप लोगों को ये हो गया टूनिस, यहां पर इसी के साथ में लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है इजराइल, ठीक है। ये है लेबनान, ये है सीरिया, ये है जॉर्डन, और इराक कहीं आप लोगों को इधर नजर आएगा। तो कौन कौन सी टच कर रही है? सीरिया और लेबनान टच कर रही है, जॉर्डन और इराक टच नहीं कर रही है। तो सीरिया और लेबनान, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सा यहाँ पर। सीरिया हो गया यहाँ पर 4th और लेबनान हो गया 3, तो 3 और 4 सही है, यानी कि आंसर यहाँ पर सी सही हो गया। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहले बोला गया कि यहाँ पर ये एक तरीका ऑर्गन है नीति आयोग का। दूसरा बोला गया है इसमें जो फंड में यहाँ पर 40,000 करोड़ एट प्रेजेंट यहाँ पर इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ए में बोला जा रहा है 1 only, बी में बोला जा रहा है 2 only, सी में बोला जा रहा है both 1 and 2, डी में बोला जा रहा है neither 1 no 2। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है?
सही आंसर है यहां पर इसका डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है यहां पर, ये एक तरीके से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट की तरीके से यहां पर देखा जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के नाम से पुकारते हैं। तो नीति आयोग से कोई इसका रिलेशन नहीं है, ये सेबी के अंडर में आता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर जो कोप्स है, यहां पर टोटल 40,000 करोड़ का है यहां पर, ठीक है। ये कितना है? 40,000 करोड़, सॉरी यहां पर ये 4 लाख करोड़ बोला गया था। टोटल यहां पर 40,000 करोड़ है, जो आप लोग याद रखते हैं, यहां पर 4 लाख करोड़ नहीं है ये, ओके। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गई, और ये एट प्रेजेंट की बात की जा रही है, यहां पर टोटल की बात कर रहा हूं मैं, ओके। यानी कि यहां पर बोला जा रहा है एट प्रेजेंट है, नहीं, टोटल जितना फंड है वो की बात कर रहे हैं यहां पर। तो आंसर यहां पर डी हो गया। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरे साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।